साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और जैसा कि हमने माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट कर दिया और कल हमने डीएनए के बारे में चर्चा किया, तो बेसिक से हम चल रहे हैं। डीएनए के बारे में हमने समझा, जहाँ पे हमने ये समझा कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके संदर्भ में आपका जो मेन चीज़ आपको याद करना था, वो आपको ये याद करना था कि आपके 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो था वो आपका ग्रिफिथ साहब ने किया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, वायरलेंस ये सारी स्टोरी आई जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा और इस कहानी में जो अल्टीमेट निष्कर्ष निकला कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ग्रिफ़िथ साहब जो थे वो श्योर नहीं थे कि आखिर वो कौन-सा कंटेंट है। कहानी यहीं पे रुक गई। इसके बाद आपके जो 3 अलग साइंटिस्ट थे, जिसमें आपके एवेरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी साहब थे, इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को और वेरीफ़ाई करने का कोशिश किया और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया वो बेसिकली आपका बायोकेमिकल कैरेक्टराइज़ेशन करने का प्रयास किया और उन्होंने पाया कि जो यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपका डीएनए है। बाकी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ द कह सकते हैं कि एंजाइम से उसको ट्रीट किया, प्रोटीन को डिग्रेड किया, आरएनएज़ को डिग्रेड किया, डीएनएज़ को डिग्रेड किया। तो डीएनएज़ वाले केस में उन्होंने पाया कि जो आपका स्मूथ सेल्स थी वो आपकी अपीयर नहीं हुई, यानी कि वायलेंट फेज़ आपको नहीं देखने को मिला अगर आपने डीएनए नष्ट कर दिया। तो इस बात से उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो आपका कंटेंट जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो कोई और नहीं आपका डीएनए है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था, जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद से सारा विवाद या सारा डिबेट जो है वो खत्म हो गया, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट था हर्शी चेज़ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने टी2 बैक्टीरियोफाज वाली स्टोरी की, इन्फेक्शन किया, जो भी कहानी किया, इस बात से एकदम से प्रूफ हो गया कि भाई जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद हमने ये भी समझा कि डीएनए जो होता है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हमारे सामने हैं जहाँ पर आरएनए जो होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल के तरीके काम करता है, लेकिन ये आपका पर्टिकुलर कौन ये डिबेट भी है कि एक मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो उसमें आपके 4-5 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपना रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखे, उसके बाद वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें म्यूटेशन होने की संभावना होना चाहिए और वो अपने को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर जो अभी तक डिबेट चल रहे थे उसमें डीएनए भी था और आपका प्रोटीन भी था। हालाँकि एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से डीएनए को ही वोट जा रहा था, लेकिन जो ये क्राइटेरिया था कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, तो यहाँ पे जो आपका प्रोटीन था, ये पहले ही स्टेप में जो था वो बाहर हो गया कि प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसके बाद कुछ और कहानियाँ जहाँ पर देखी गई कि जब डीएनए और आरएनए के बारे में हुआ कि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, तो इस स्टेप में डीएनए ने बाजी मारा। कैसे बाजी मारा? इसने क्या किया कि यहाँ पर जब आप देखते हैं तो डीएनए जो होता है उसके स्ट्रक्चर वाइज़ जो है वो आपका केमिकली स्टेबल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा डीएनए के पास थायमीन है जो उसकी स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, अनस्टेबल होता है और इसका जो बढ़िया एग्ज़ाम्पल है वो हमने कोरोना के टाइम पे हमने आस-पास देखा कि कोरोना का वायरस जो है वो बहुत तगड़ा इन्फेक्शन वहाँ पे म्यूटेशन वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो आपका बेटर जेनेटिक मटीरियल हुआ वो आपका डीएनए हुआ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरएनए वर्ल्ड की जो हाइपोथेसिस है, तो जो आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका आरएनए है। ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब जो यहाँ पे हम नेक्स्ट कहानी को समझने वाले हैं, यहाँ पर अब ये कहानी बैठती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज़ होता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ठीक है? तो इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक-एक लाइन को समझाएँगे तो बहुत ही आराम से, मतलब हाथ बाँध के बैठ के आराम से जो है इसको देखिए। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट ट्रेट गेट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कॉमन सी बात है कि जो हमें ट्रेट मिलते हैं, जो हमें मतलब जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं, बच्चों में आता है, जो कि एक जीन यूनिट होता है, जिसको हम जीन यूनिट एंड डीएनए जो होता है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन द सम वायरसेस, जो कि हमने अभी ऑलरेडी चर्चा किया कि डीएनए जो होता है वो आपका मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमको आरएनए देखने को मिलता है और ये जो एग्जांपल है ये आपका टीएमवी है, जो कि आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया सभी साइंटिस्ट के दिमाग में कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, एंड हाउ डज़ इट फंक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये कैसे काम करते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो जीन का ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है? तो इन सब चीज़ों को जब अध्ययन किया गया, तो जैसा कि आप जीन के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहते हैं कि ये आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब जो आपका इनहेरिटेंट पार्ट होता है उसको, जो हम फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं।
बेसिकली अगर आप इसको और स्पेसिफाई करना चाहें तो ये कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट या कैरेक्टर को एंड मे आल्सो बी एक्सप्रेस इन अल्टरनेटिव फॉर्म नोन एज अलील। तो यानी कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। ये आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो जीन होता है वो डीएनए का वह सेगमेंट होता है दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन वाया आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपका डीएनए ये है मान लीजिए, तो डीएनए का वो पार्ट, सपोज अगर मैं इतना पार्ट मान लेता हूं कि जो आपका पेप्टाइड की सिंथेसिस करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, तो यानी कि जो आपका ये पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का है इसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब तो क्लियर हो गया। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। वही बात बताई गई है विच इज नोन टू बी द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको हम बोलते हैं। आपका टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखिएगा। It is in the beginning it was established that the trait or character are regulated by gene on the basis of the rediscovery of the Mendelian principle of inheritance in 1900, and a series of subsequent research both in the plant and animals established that fact that characters or features are regulated and controlled by some inherent principle। कहानी का सारांश ये है कि जब आप जेनेटिक्स की तरफ जाते हैं तो जब मेंडल साहब ने अपना, जो कि आपको पता है कि मेंडल साहब ने जो भी डिस्कवरी किया था वो उस टाइम पर पब्लिश नहीं हुआ था। उनके मरने के बाद जो था वो इनकी डिस्कवरी को वापस से रिकॉग्नाइज किया गया और वहां पे ये क्लियर किया गया कि कुछ ऐसा पार्ट है जो इनहेरिटेंट होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग में जाता है थ्रू द पेरेंट्स। ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और मेंडल ने इस चीज को क्या बोला था, फैक्टर बोला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा कि मेंडल को भी ये बात नहीं समझ में आई कि आखिर क्या चीज है। तो मेंडल ने इस जो जीन था, मेंडल ने, अगर आपसे पूछेगा कि जीन तो हम जान रहे हैं, लेकिन मेंडल ने क्या बोला था, इसको फैक्टर बोला था या इनहेरेंट यूनिट कहा था, दैट कंट्रोल ट्रेट्स और कैरेक्टर वाज लेटर गिवन द नेम जीन बाय विलियम जॉनसन इन 1909। तो कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा छोटे लेवल की बातें हैं बट स्टिल क्या भरोसा आपके में भी पूछ ले। तो कहानी का मतलब ये है कि जो मेंडल ने इस चीज को फैक्टर कहा था और जो जीन शब्द का उपयोग है वो जॉनसन साहब ने किया था। तो जा से जीन, जा से जॉनसन, इतना याद रखना, याद रहेगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड फंक्शनिंग ऑफ ए जीन वाज वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी ड्यूरिंग द अर्ली 20th century। द वर्क ऑफ बीडल एंड टैटम ड्यूरिंग 1930 ऑन द मोल्ड यानी कि फंगस न्यूरोस्पोरा क्रासा हेल्प टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए जीन टू कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ वन एंजाइम। तो कहने का मतलब है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किए गए, जहां पे एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वन जीन वन एंजाइम की हाइपोथेसिस किसने दी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका सामना हुआ होगा। तो इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं वो आपके बीडल और टैटम है, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो हमने क्रैश कोर्स में आपको बताया था कि ये आपका ड्रोसोफिला होता है ऑफ द प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा क्रासा को क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी होगी, क्योंकि ड्रोसोफिला एनिमल्स की स्टडी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन जब हम प्लांट पे कोई स्टडी करते हैं तो वहां पे हम न्यूरोस्पोरा को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए और वहां से ये क्लियर हुआ कि नॉट ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड बट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले ये हुआ कि जो आपका वन जीन वन एंजाइम है, फिर उसके बाद वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड आया सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका फैक्ट था कि वन जीन इनकोडेड्स वन पॉलीपेप्टाइड, द सेंट्रल डोग्मा आल्सो गॉट मॉडिफाइड फ्रॉम वन जीन वन प्रोटीन टू गेट वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो कहने का मतलब ये है कि बस सीधा सा बात यहाँ पे ये समझ लो कि पहली कहानी जो थी वहां पे ये कहा गया, जीन को तो समझ गए। पहले लोगों ने बोला कि एक जीन जो होता है वो आपका एक एंजाइम को कोड करता है, ये जो है ये आपका बीडल और टैटम ने बोला। इसके बाद जब और स्टडी हुई तो ये कहा कि वन जीन जो है वो आपका वन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो लेकिन फिर लोगों ने जब और रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि नहीं भैया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड को बनाता है, क्योंकि जो एक प्रोटीन होती है उसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड हमको मिलते हैं। तो ये एक स्टोरी आपको मोटी मोटी क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे इस बात को और समझिएगा। यहाँ पे हिस्टोन की स्टोरी आएगी, जो मैंने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हिस्टोन के रिगार्डिंग बेसिक से लेकर जो वहाँ पे हिस्टोन वेरिएंट, समझ रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर से लेकर मैंने हिस्टोन वेरिएंट्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। तो मैं उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज और डिटेल में समझना होगा तो पर्टिकुलर उस वीडियो को जाके वॉच आउट कर लीजिएगा।
ठीक है? अब ये स्टोरी बना के समझिएगा तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इन अर्ली 1940 द साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स रिवील्ड समव्हाट बीड ऑन ए स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आप क्रोमैटिन का जानते हैं कि जिस तरीके से धागे में मोती होता है उस तरीके से ये एक अपीयरेंस शो करता है, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, बीड ऑन ए स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और इसको जो देखा गया वो हमने कब, उस समय की जब बात थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये स्ट्रक्चर को देखा गया। एंड इट वाज रियली कंक्लूडेड दैट ईच बीड परहैप्स रिप्रेजेंट अ जीन, तो यानी कि जो आपको यहाँ पे बीड दिख रहा है ये आपका क्या है, जीन है। ठीक है। लेटर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट ईच बीड इज अ न्यूक्लियोसोम, बाद में बताया गया न्यूक्लियोसोम, जो कि हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, कंटेनिंग अ कोर ऑफ ए हिस्टोन ऑक्टामर होता है एंड अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जहां पे आपका 146 बेस पेयर वगैरह होते हैं, एंड अ स्ट्रिंग बिटवीन द टू बेट्स में क्या होता है, आपका लिंकर डीएनए होता है जो कि आपका H1 होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप वीडियो पॉज करके रिकॉल कर लीजिएगा कि हिस्टोन ऑक्टामर में सर ने क्या क्या बताया था, न्यूक्लियोसोम क्या बताया था, कैसे उसकी रैपिंग होती है। तो इन सब चीजों पे मैंने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी जो डिस्कवरी है वो साथ साथ चलती रही और धीरे-धीरे सभी को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलता गया। ठीक है। इट वाज आल्सो स्टेबलाइज्ड दैट ईच न्यूक्लियोसोम विद इट्स लिंकर रीजन इन्वॉल्व अप्रॉक्सिमेटली 200 बेस पेयर वहां पे होते हैं। दिस कैन नॉट बी कंसीडर टू बी अ जीन, जबकि जीन का साइज जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। मैनी केसेस हैज टू बी द बिगर होता है 200 न्यूक्लियोटाइड से। द सिंपल रीजन इज दैट मैनी प्रोटीन्स हैव मोर देन 100 अमाइनो एसिड। तो खैर इतनी बातों पे आप मत जाइए क्योंकि वो ऑलरेडी आपका ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो आपकी सारी कहानी थी वो सॉल्व होती गई। इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नाउ बिकम एविडेंट दैट जीन इज द सेगमेंट, यानी कि जीन क्या है अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो डीएनए का वो सेगमेंट है। ठीक है, इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विद स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन, यानी कि डीएनए के जो आपका प्रमोटर रीजन होगा वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको और समझो, जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन जो है अगर मैं इसको डिफरेंट कलम से हाईलाइट कर दूं तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये मान लो ये आपका जीन है, और इस जीन के रीजन पर क्या होगा, इसी जीन के रीजन में क्या होगा, एक आपका प्रमोटर होगा, जो भी हम आगे चल के जब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा कि प्रमोटर वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रमोटर होता है, मतलब प्रमोट करना, जहां से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगा, तो इस प्रमोटर रीजन पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। ठीक है, तो याद रखना कि प्रमोटर पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके क्या करेगा, बाइंड करेगा, जिससे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। बस ये कहानी आपको याद रखनी है। द ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए देन गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि इसके बाद जो आपका ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए होता है वो आपका ट्रांसलेशन में जाएगा जो कि प्रोटीन बनाएगा। द मैकेनिज्म इज ए सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। आर जीन ऑफ ए वायरस, बैक्टीरिया और हायर ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है कि जीन्स वगैरह जो होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं। द टोटल डीएनए कंटेंट, ये आपका टेक्निकली चीजें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं तो एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस स्लाइड्स को लगाई है, तो उसको समझिएगा। द टोटल डीएनए कंटेंट इन द कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, जीनोम। ये भी वर्ड आपने पढ़ा होगा, इंक्लूडिंग ऑल द जीन एंड अदर पार्ट ऑफ द जीन डीएनए। तो यानी कि आपके कंप्लीट क्रोमोसोम में, एक सेट क्रोमोसोम में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है उसको हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। एज वी सी इन द केस ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया, अगर हम वायरस और बैक्टीरिया को देखें तो साइज ऑफ द जीनोम जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। ऑब्वियस सी बात है, इनका साइज छोटा है तो इनका जीनोम भी छोटा होगा। अगर हम यूकैरियोटिक की तुलना करें, अगर हम यूकैरियोटिक में जाते हैं जो कि आपका मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम से, और प्लांट जीनोम जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है किसी और यूकैरियोटिक जीनोम से। तो इसका फिगर मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं उनका जीनोम का साइज यूकैरियोटिक से छोटा है। अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में तुलना करेंगे तो प्रोकैरियोटिक का जो है वो स्मॉल है कंपैरेटिवली, यूकैरियोटिक का कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम यूकैरियोटिक में जाएंगे प्लांट और एनिमल में, तो हमको प्लांट में डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। बाकी यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका, अगर मैं जैसा आप देखते हैं ना कि ये बेस पेयर वगैरह की बात की जाती है, तो जीनोम साइज वेरिएशन इन ए वेरियस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीनोम साइज आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर में हम इसको मेजर करते हैं। तो 1000 बेस पेयर जो होता है वो आपका 1 किलो बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा 1000 किलो बेस पेयर जो होता है वो आपका 1 मेगा बेस के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये आपका टेक्निकली चीजें हैं। 1 किलो बेस में जैसे आप 1 किलो
में 1000 लीटर होता है, उसी तरीके से 1 किलो बेस में आपका 1000 बेस पेयर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस पेयर, किलो बेस पेयर, मेगा बेस पेयर में अगर आप जाते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीनोम का जो साइज़ है, ठीक है? साइज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट का जो जीनोम है वो आपका काफ़ी बड़ा जीनोम है, ठीक है? प्लांट में इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेवल है वो आपका प्लांट का है। और इसमें अगर आप और वेरिएशन करेंगे तो वायरसेस के, बैक्टीरिया के बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका स्ट्रक्चर ही बहुत छोटा है। वायरस तो सेल्स ही नहीं है, उसमें एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं उसमें कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ तो मैमल्स वगैरह में थोड़े कम होते हैं। तो कुल मिला के जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपको ध्यान रखना है वो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि जीनोम का साइज, अगर आपसे पूछता है कि प्लांट का ज्यादा है कि एनिमल्स का ज्यादा है, तो प्लांट का ज्यादा है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में पूछेगा तो यूकैरियोट्स का ज्यादा है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का पूछता है कि कंपैरेटिवली किसका ज्यादा है, तो बैक्टीरिया से ज्यादा किसका है, यूकैरियोट्स का ज्यादा है। बस इतनी बातें याद रख लेना। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। और जो यहाँ पे टेक्निकली डीएनए की डिस्कवरी होने के बाद जो लोगों के जहन में, साइंटिस्ट के जहन में क्वेश्चंस थे, वो एक एक करके सॉल्व होते गए। ठीक है, अब थोड़ा-सा बात आगे बढ़ेगी जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे कहानी को समझते रहिएगा, बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में आरएनए, डीएनए का रेप्लिकेशंस वगैरह समझेंगे। इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, अ मेजर पार्ट ऑफ द जीनोम इज नॉट एक्सप्रेस एंड रिमेन एज ए नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो कहने का मतलब होता है कि ये आपका टोटल जीनोम है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जीनोम का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये सुन के बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि कोडिंग रीजन बहुत कम होता है, और अल्टीमेटली जब आप जाएँगे देखेंगे तो नॉन कोडिंग रीजन बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन द साइज ऑफ एक्टिव एमआरएनए इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस इज ए मच स्मॉलर देन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यानी कि जब आपका प्रोटीन बनता जाता है, तो अगर मैं उस पे जाता जाऊँ तो एक्टिव प्रोसेस में जब आपका एमआरएनए आता है तो वो साइज बहुत कम होती है। In fact, many of eukaryotic genes, the beta globin gene of hemoglobin, after transcription undergo the process of splicing, in which a few interspersed segment of primary transcript, जिसको हम इंट्रॉन बोलते हैं, and remaining exon of the RNA transcript are joined together to form mRNA। कहने का मतलब ये है कि जब आपने पढ़ा होगा ना कि चूंकि क्या, यहाँ पे कहानी बताने का मतलब है कि चूंकि जब आपका मान लीजिए कि आपके जो कोई प्रोटीन का एमआरएनए बना, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यूकैरियोटिक के एमआरएनए जब बनते हैं तो यहाँ पे आपके कोडिंग रीजन्स होते हैं और एक आपका नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो जो आपका कोडिंग रीजन होता है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और नॉन कोडिंग रीजन जो होता है इसको हम इंट्रॉन बोलते हैं। तो नॉन कोडिंग का तो मुझे काम ही नहीं है। मान लो कि ये आपका, सपोज दैट ये आपका 1000 बेस पेयर का है, इसमें आपका एक्सॉन भी है और ये आपका इंट्रॉन भी है, लेकिन मुझे फंक्शनल पार्ट चाहिए ना, जो डीएनए को कोड करे जिससे मेरी प्रोटीन की सिंथेसिस हो या जो मेरा एक्चुअल पार्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि इस एंट्रॉन को हमको हटाना होता है। तो ये आपका डिफरेंट प्रोसेस होता है जब हम एंट्रॉन को रिमूव करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रही है बात। स्प्लाइसिंग जब होती है तो आपका नॉन कह सकते हैं कि इंट्रॉन जो है मैंने रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि स्प्लाइसिंग मैंने किया और इंट्रॉन को मैंने हटा दिया। तो इंट्रॉन अगर मान लो कि ये 100 बेस पेयर का था और इंट्रॉन अगर 60 बेस पेयर का था, तो 60 बेस पेयर तो आपका रिमूव हो गया ना। तो जो आपके हाथ में आया वो आपका कितना आया, 40 बेस पेयर आया। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब आपका इंट्रॉन्स वगैरह किया जाता है, इंट्रॉन को हटाया जाता है, तो वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके बहुत सारे नॉन कोडिंग जीन्स जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीजों को मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चलता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैज ए टू टाइप ऑफ द जीनोम होता है, न्यूक्लियर होता है और ऑर्गेनेलर होता है। ये याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो आपके कह सकते हैं कि सीधा वहां पे कहानी होती है कि वहां पे न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन करते हैं तो यूकैरियोटिक में आपका दो तरीके के जीनोम होते हैं। एक आपका न्यूक्लियर में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और एक आपके ऑर्गेनेल्स में होते हैं। तो पहले हम न्यूक्लियर जीनोम को समझेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, एंड इज नोन एज ए न्यूक्लियर डीएनए। इन प्रोकैरियोट मोस्ट ऑफ द जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, व्हाइल इन यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोट में, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं, मान लो कि आपका घर जो है वो हवेली जैसा है, बंगले जैसा है, तभी तो आप करोगे ना कि एक चलो भैया पढ़ने का रूम मेरा अलग है, ठीक है? खाने का रूम अलग है, खेलने का रूम अलग है, ठीक है?
लेकिन जब आप किसी मान लीजिए कि अगर आप किसी मतलब लोअर तरीके से रह रहे हैं, आपके पास उतने संसाधन नहीं है, तो क्या होगा? मान लो आपके पास 2 कमरे हैं, तो आप 2 कमरे में तो ऐसा नहीं करोगे ना कि एक मेरा पढ़ने का है, एक मेरा खेलने का है, एक मेरा सोने का है, एक मेरा गेस्ट का है। तो जो होगा वो उसी कमरे में आएँगे, जाएँगे और ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका 1 कमरे का घर है तो गेस्ट कहेगा कि मैं आऊँगा ही नहीं, ठीक है? तो जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। तो कहानी का सारांश ये है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक है उसके पास तो भाई जीन छोटा-सा है भाई, उसका सेल ही छोटा-सा है, तो वो ज़्यादा मतलब दुनियादारी में विश्वास नहीं रखता है। वो कहता है कि भैया छोटे से हम हैं, इसी में रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो घर जाइए आप, ठीक है? तो यहाँ पे कहानी ये है, आपका प्रोकैरियोटिक में क्या है कि वहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन का कोई चक्कर ही नहीं है, वहाँ पे केवल और केवल कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के पास क्या है, उसके पास बड़ी हवेली है। यूकैरियोटिक हमारे पास बहुत सारे समझ सकते हैं ना कि बड़ा जीनोम है, बड़ा सब कुछ है, तो हमने क्या किया है कि सारी चीज़ों को, कुछ अनावश्यक चीज़ों को भी हमने रख लिया है, लेकिन फंक्शनल हमारे पास कुछ ही पार्ट है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो लिखा हुआ है कि इन द यूकैरियोटिक जीनोम कोडिंग रीजन्स मेक रिलेटिवली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल जीनोम। फॉर एग्जांपल यानी कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट वाला कुछ ही चीज है, लेकिन दिखावे के लिए हमने बहुत कुछ चीजों को अपने पास रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द जो ह्यूमन जीनोम का जो आपने पढ़ा होगा वो आपका 3000 मेगा बेस पेयर इसको मैं बोल सकता हूँ, या 3 बिलियन बेस पेयर बोल सकता हूँ। ये टेक्निकली टर्म याद रखिएगा, क्योंकि 3 बिलियन मैंने कई बार आपको रटाया है, लेकिन हो सकता है मेगा बेस पेयर में पूछ लिया तो वो आपका 3000 होता है। और इसमें पाया गया है कि जो आपके नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो 20,000 से ज्यादा जीन मेरे पास है, लेकिन विच कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द टोटल जीनोम। यानी कि जो आपका ये जो साइज ऑफ द जीनोम है, जहां पे आपका डीएनए का कंटेंट है, उसमें केवल और केवल 2% है ये। यानी कि जो 98% जो है वो आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके ह्यूमन में कितने परसेंट नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं, तो नॉन कोडिंग जो है वो आपके मोर देन 95, या टेक्निकली मैं कह दूं सीधा 98% जो है वो आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है? In non-coding region of the genome, there are sequences which are repeated thousands of several million times in the form of tandem areas. Size and number of these repetitive DNA sequence in the genome varies significantly. तो खैर ये जो आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पे आपके रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, और यही जाके अल्टीमेटली जब मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया है तो ये उसका बेसिस बनते हैं, ठीक है? तो वो चीजें आपने वहां पे पढ़ी होगी। तो खैर जो यहाँ पे कहानी है वो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो आपके 2% जीनोम जो है वो आपके वेरिएशन वाले हैं, 98% जो है वो आपके नॉन कोडिंग है या सिमिलर है, जो इसको कहना चाहो वो कह लो। इसके बाद न्यूक्लियर जीनोम इन द यूकैरियोटिक सेल इज ऑर्गेनाइज इनटू द स्मॉल कंडेंस यूनिट, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, कंटेनिंग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? यूकैरियोटिक में आपका लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये आपको याद रखना है। वन कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन ए हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन। जो ये आप पढ़ते नहीं हो कि n इज इक्वल टू इतना है, तो ये आपका क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है उसको हम n बोलते हैं। और यही चीज जब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन ईच सेल एंड नोन एज ए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, या 2n इनको कहा जाता है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियर जीनोम क्या है, जो आपके न्यूक्लियस में डीएनए है, ठीक है? बाकी मैं अगर बहुत डिटेल में जाऊँगा तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो आपके कोडिंग रीजन्स हैं, यूकैरियोटिक जीनोम्स में कोडिंग रीजन्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्ट में होते हैं, जो कि आपके केवल 2% आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं ऑर्गेनेलर जीनोम्स की बात करता हूँ, तो इन एडिशन टू द न्यूक्लियर डीएनए फ्यू मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल, ये याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, कंटेन ऑर्गेनेल स्पेसिफिक डीएनए होता है। ऑर्गेनेल जीनोम्स आर मोस्टली क्या होते हैं, ये आपके सर्कुलर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर जीनोम और ऑर्गेनेल जीनोम में क्या डिफरेंस है, तो ऑर्गेनेलर जीनोम जो है वो आपका सर्कुलर है, ठीक है? यानी कि अगर ओ से ऑर्गेनेल भी लिखोगे ना, तभी तो ये गोला ही तो बनाए हो भैया। तो क्या है, ये सर्कुलर है अगर याद करना चाहो। और न्यूक्लियर जीनोम जो होता है वो हमारा लीनियर होता है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। डबल स्टैंडर्ड दोनों में है, यहाँ पे आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। एंड आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज इन द ईच ऑर्गेनेल, यानी कि मल्टीपल कॉपीज में होते हैं। दीज रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव फैशन, ये भी आपके जो आपके नॉर्मल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव में होता क्या है कि एक स्टैंड आपका पैरेंटल से आता है, एक आपका मदर से आता है। बाकी इसको हम फर्दर जो आपका नेक्स्ट पार्ट रेप्लिकेशन का है वहां पे मैं इसको डिटेल में आपको कवर करूंगा, ठीक है? तो सेमी कंजर्वेटिव थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो बस अभी जान लो, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कहानी इसकी मैं क्लियर कर दूंगा।
ठीक है? एंड आर इनहेरिटेड सेपरेटली फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम, यानी कि इनका जो पूरा जीनोम का रेप्लिकेशन होगा या जो कहानी होगी वो डिफरेंट चलेगी, ठीक है? इनका न्यूक्लियर जीनोम से लेना-देना नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनेल डीएनए कंटेन्स जीन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर यूजुअली यूनिपैरेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है? कि ये जो ऑर्गेनेल जीनोम्स होते हैं वो इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू फीमेल गैमीट ओनली। तो ऑर्गेनेल जीनोम्स जो होते हैं वो आपके किसी एक गैमीट से जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, और बेसिकली जो होते हैं ये आपके फीमेल के द्वारा जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? तो ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसमें याद कराना चाहूँ तो जिस तरीके से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है तो एम का माइटोकॉन्ड्रिया उठा लेना और एम से मदर लिख देना, ठीक है? तो मदर और फादर में जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, उनका जो रेप्लिकेशन होके आपके डॉटर सेल्स में जाएगा वो मदर का जीनोम जाता है, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। ऑर्गेनेल जीनोम जो होता है वो मेरा सर्कुलर होता है, ये मैंने समझ लिया, ठीक है? इसके अलावा जो यूनिपेरेंटल इनका ट्रांसफर होता है बेसिकली फीमेल से होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मदर, ये कहानी मुझे पता चल गई, ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। बाकी अगर मैं इसके आगे मैं फिगर दिखाना चाहूँ तो ये आपके ऑर्गेनेल डीएनए का फिगर है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर जीनोम में जो कि आपका क्रोमोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स वगैरह होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा। ये आपका क्या होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ये मुझे याद रखना है। बाकी राइबोसोम्स वगैरह जो होते हैं ये आपके 70s टाइप के होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट की भी यही स्टोरी होती है, 70s होता है। और आपका जो डीएनए होगा वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और आपका क्या होता है, सर्कुलर होता है। न्यूक्लियस में जो होगा वो आपका लीनियर होगा। कहानी क्लियर? इसके अलावा अगर आप में क्लोरोप्लास्ट जो कि आपने पढ़ा ही होगा, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। डीएनए वगैरह एक आपका इधर पड़ा हुआ है जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में आपको दिखा दिया गया है। स्ट्रोमा होता है, जहाँ पे अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ तो स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, और थाइलाकॉइड में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस पढ़ के जाना एग्जाम में। राइबोसोम जो होता है ये आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ग्रेनम जो होता है थाइलाकॉइड जो होते हैं, मतलब आप इसको कह सकते हैं ना कि ये आपका जो पर्टिकुलर ढेर बनते हैं उनको हम ग्रानम बोलते हैं। बाकी ये सारी स्टोरी को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डीएनए के रेप्लिकेशन को समझेंगे। बाकी ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, और जो चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समेट कर जानी है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? उसमें जो मुझे ज्यादा चीजें जो मुझे लगती है कि आपको समेट कर जाना है, उसमें आपको ये समेट कर जाना है कि पहली बात तो ये है कि ये आरएनए वाली स्टोरी हमने समझ लिया था, जीन को हमने समझा कि डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्राइब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। वहीं पर आके क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। जीन में ही आपके प्रमोटर्स रीजन्स वगैरह होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बाद अगर मैं मेंडल वाली कहानी पर जाऊं कि दोनों ही डिस्कवरी साथ साथ चल रही थी, साइंटिस्ट बड़े कंफ्यूज थे, तो साइमल्टेनियसली मेंडल साहब ने तो बहुत पहले इनहेरिटेंस की बात की थी कि जो मतलब कह सकते हैं कि एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में जाता है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं थे कि आखिर ये क्या चीज है। तो उन्होंने उसको फैक्टर बोला था, और अल्टीमेटली उस शब्द को बाद में जाके जीन में मॉडिफाई किया, जा से जीन, जा से जॉनसन। तो ये जॉनसन साइंटिस्ट थे। इसके अलावा जो डिस्कवरी होती गई उसमें वन जीन वन एंजाइम बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी, जहां पे ये कहा गया कि एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम की सिंथेसिस करता है, ठीक है? इसको देने वाले साइंटिस्ट बीडल और टैटम थे, लेकिन इसके अलावा ड्यूरोस्पोरा क्रासा पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बाकी यहाँ पे जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किया गया वहां पे वन जीन वन प्रोटीन की हाइपोथेसिस है, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कर दिया गया। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जब इन्होंने देखा तो इनको ये मिला कि जो आपके साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर के, अगर मैं क्रोमैटिन फाइबर्स में जाऊं तो वहां पे मुझे बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे मोतियों में, मालाओं में मोती लगे होते हैं, उसी तरीके से जो आपका मोती होता है वो आपका जीन होता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिली। हिस्टोन सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हिस्टोन वेरिएंट के बारे में सर ने पढ़ा रखा है, उसको मैंने समझ लिया। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे देखा, जीनोम के बारे में मैंने समझा कि जीनोम जो होता है वो आपका टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, उसको मैं जीनोम बोलता हूँ। बाकी डीएनए का वह डीएनए के प्रमोटर साइट पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, और डीएनए का जिस रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, या उसमें जो प्रमोटर रीजन है वो प्रमोटर है कहाँ पर, वो प्रमोटर जीन में है, ठीक है? तो ये कहानी को मैंने समझ लिया। इसके बाद मैंने न्यूक्लियर जीनोम के बारे में मैंने आपको बताया कि आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल सी कहानी है कि जो आपका वायरसेस वगैरह है उनका कॉम्प्लेक्सिटी कम है कंपेयर टू द यूकैरियोटिक, लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करूंगा तो वहां पे यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्सिटी मुझे ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके अलावा अगर मैं यूकैरियोटिक में प्लांट और
एनिमल्स के जीनोम में चर्चा करूँगा, तो मुझे प्लांट के जीनोम में कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ जीनोम्स वहाँ मुझे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सर ने ये बात बता दी। इसके बाद जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि जो यहाँ पे जो 1 पॉलीपेप्टाइड वाली स्टोरी थी उसको हमने समझा। बाकी जब आपकी डीएनए की सिंथेसिस होती है या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे स्प्लाइसिंग वगैरह की रिएक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे जो रीज़न्स होते हैं वो आपके नॉन कोडिंग होते हैं, इंट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मुझे स्प्लाइसिंग कहना पड़ा। इसके बाद जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें 2 टाइप के जीनोम हैं मुझे मिले। न्यूक्लियर जीनोम मुझे मिला और मुझे ऑर्गेनेल जीनोम मिला। न्यूक्लियर जीनोम जो था वो मेरे डीएनए में पड़ा हुआ था। प्रोकैरियोटिक में तो कोई कहानी नहीं है, ठीक है? उनमें कोडिंग डीएनए सीक्वेंस ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के जीनोम में कोडिंग रीजन्स जो होते हैं उसमें रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल पार्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपके नॉन कोडिंग रीजन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा न्यूक्लियर जीनोम जो होगा वो मेरा लीनियर होगा, ये मुझे पता चल गया। स्मॉल कंडेंस्ड फॉर्म में वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। बाकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को मैंने समझ लिया। बाकी सर ने मुझे ऑर्गेनेल वाली बात बता दी है कि जो ओ से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल ओ ही सर्कुलर है, तो जो आपका डीएनए होगा ऑर्गेनेल में वो कैसा होगा? सर ने बता दिया है सर्कुलर होगा। ठीक है? डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सर्कुलर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। इसके अलावा इनका जो रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। बाकी यहाँ पर जो कहानी आती है वो आपका यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपका नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होता है वो केवल और केवल किससे होता है? फीमेल गैमीट से होता है। बाकी एम से माइटोकॉन्ड्रिया और एम से मदर, ये बात मैं याद रखूंगा। इसके अलावा ऑर्गेनेल डीएनए के बारे में सर ने बता दिया। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी सर ने बता दिया है कि उसको मुझे पढ़ के जाना है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होती है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही मेरा 70s का राइबोसोम मुझे देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम रेप्लिकेशंस को कवर करेंगे। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और अच्छे से पढ़ के जाइए। डेफिनेटली एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और कहीं पर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके एकदम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बना लीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें समझने को मिलेंगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी